हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे, राइट। जो है दोस्तों लॉसेज, वेस्टेज एंड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने इस चैप्टर को पूरा जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज दोस्तों अपने इसका रिवीजन करेंगे, राइट। और दोस्तों इसका रिवीजन करके अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, रिवीजन के अंदर जो है अपने मेन बातें जो थी, जो इंपॉर्टेंट बातें थी, पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है वो अपने एज ए शॉर्ट फिल्म मूवी की तरह, शॉर्ट फिल्म की तरह इसको क्या है याद रखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो दोस्तों पूरे चैप्टर को मैंने 8 से 10 पॉइंट में डिवाइड किया है। और दोस्तों ये 4-5 स्लाइड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। किसी ने प्रीवियस वीडियो देखे हैं या नहीं देखे चैप्टर नंबर 7 के, इसको भी अगर कोई देख लेता है तो दोस्तों पेपर के अंदर 60-70% जो है काम पूरा उसका हो जाएगा, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डीलिंग विद केसेस ऑफ लॉसेस। दोस्तों जब भी आप लॉस के केसेस से डील करते हो, लॉस का मतलब क्या है, हानि हो गई कोई, राइट। तो आपको क्या, प्रॉम्प्टिट्यूड ऑफ एक्शन इज ऑफ रिक्वायर्ड, प्रॉम्प्टिट्यूड ऑफ एक्शन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्द से जल्द एक्शन लेना है। उसकी क्या है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, उसकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, राइट। और ऐसा करना क्यों है, एक्शन लेना क्यों है, ताकि दोस्तों जो डेलिंक्वेंट्स हैं, डेलिंक्वेंट्स का मतलब क्या है, जो बंदे जिम्मेदार हैं वो लॉस करने के लिए, उनको दोस्तों हम पकड़ सकें। दे डू नॉट एस्केप पनिशमेंट बाय टाइम। दोस्तों अगर हम लेट हो जाएं, वो छूट ना जाएं, वो दोस्तों उनको पनिशमेंट से वो एस्केप ना हो जाएं, इसलिए हमें क्या जल्द से जल्द एक्शन उनका लेना है, राइट। 2 नंबर है दोस्तों, लॉस जो है पब्लिक मनी का होगा या फिर स्टोर का होगा, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों लॉस के अंदर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसको प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है, राइट। और ये करता कौन है दोस्तों, बाय द ऑफिसर इन हुज चार्ज द स्टोर या मनी इज़, राइट। जिस ऑफिसर इंचार्ज के पास उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी होगी, राइट, वो क्या करेगा, वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, राइट। और दोस्तों वो क्या फिक्स करने की कोशिश करेगा, टू फिक्स कॉज ऑफ द लॉस एंड अमाउंट इन्वॉल्व। जितना लॉस हुआ है, जितने अमाउंट का लॉस हुआ है, राइट, तो वो सारी चीज़ों को क्या दोस्तों क्या फिक्स करने के लिए उसकी एक टेंटेटिव अमाउंट निकालने की वो कोशिश करेगा। यस और नो। 3 नंबर देखिए फ्रेंड्स, लॉस 2 प्रकार के होते हैं, राइट। दोस्तों 2 प्रकार के लॉसेज अपने को देखने के मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर। पहला तो है लॉसेज ऑफ स्टोर्स, भैया कोई फिजिकल सामान का लॉस हो गया, उसका स्टोर का कोई लॉस हो गया, राइट। या दोस्तों लॉसेज ऑफ पब्लिक मनी, या कोई पैसे का लॉस हो गया, राइट। 4 नंबर फ्रेंड्स देखिए पॉइंट क्या है, अब सारी चीज़ें दोस्तों जुड़ी हुई हैं, ठीक है। पहले हुआ लॉस, लॉस की जिम्मेदारी क्या है, सबसे पहले उस पर हमें एक्शन लेना है। फिर बता दिया लॉस कितने प्रकार के होते हैं। फिर बता दिया दोस्तों कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी एक इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहाँ होगी, हमेशा होगी जहाँ लॉस को राइट ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन की ज़रूरत है। दोस्तों मान लो कोई XYZ कोई भी लॉस हो गया मान लो, राइट, तो उसके अंदर आपको उसको राइट ऑफ करने के लिए बहुत ही मेजर प्रकार का लॉस है, राइट। और उसको दोस्तों राइट ऑफ करने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन चाहिए, तो उस केस के अंदर 100% कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी ही होगी, राइट। और दोस्तों दूसरा केस क्या है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर, एक तो ये बात बोल दी कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आपको कंडक्ट करवानी है, राइट। द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बी कन्वीन्ड, राइट। अगला है दोस्तों डिस्क्रिशन पर डिपेंड करती है CFA पे, किस केस में, राइट। दोस्तों एक तो हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आप कन्वीन करवाओगे। दूसरा दोस्तों CFA की डिस्क्रिशन पर डिपेंड करती है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करवाए या नहीं करवाए। उसके लिए फिर 2 केस हैं, कौन सा, पहला तो है दोस्तों नॉट ड्यू टू TFN, अगर लॉस दोस्तों TFN के द्वारा नहीं हुआ है, TFN का मतलब थेफ्ट, फ्रॉड और ग्रॉस नेग्लेक्ट के द्वारा अगर नहीं हुआ है तो डिस्क्रिशन पर डिपेंड करेगी। और दूसरों अगर TFN से हुआ भी है और लॉस की अमाउंट 10,000 रुपये से नीचे है तो भी क्या है डिस्क्रिशन पर डिपेंड करती है CFA की, राइट। 5 नंबर देखिए दोस्तों लॉसेज ऑफ स्टोर्स। अब दोस्तों लॉसेज ऑफ स्टोर्स के बारे में काफ़ी बड़ा टॉपिक आगे दिया हुआ है, वो अपने देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, A नंबर दोस्तों क्या दिया है, लॉस नॉट ड्यू टू TFN। अगर दोस्तों लॉस जो है नॉट ड्यू टू TFN होता है, देन इट शैल बी रिटर्न ऑफ बाय द CFA आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑडिट रिपोर्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल एडवाइजर कंसर्न्ड। दोस्तों 2 प्रकार से लॉस हो सकता है, या तो TFN से या नॉन TFN से। अगर दोस्तों नॉन TFN से होता है, नॉट ड्यू टू TFN होता है, तो उसको क्या है CFA जो है वो राइट ऑफ कर देगा, राइट। कैसे करेगा दोस्तों, पहले क्या है फाइनेंशियल एडवाइज़र से क्या है ऑडिट रिपोर्ट लेगा। दोस्तों लोकल ऑडिट ऑफिसर्स भी ऑडिट रिपोर्ट्स देते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की कंकरेंस चाहिए होती है, फिर दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या उस लॉस को राइट ऑफ कर देती है, राइट। हमें दोस्तों नुकसान हो गया, राइट। मैंने इसको रिलेशनशिप के एग्जांपल से आपको बताया था। दोस्तों रिलेशनशिप में खटास आ गई, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो दोस्तों वो लॉस हो गया एक प्रकार से, राइट। लेकिन दोस्तों हमें उसको लेके नहीं चलना है, हमारे अकाउंट से बाहर करना है, हमारी लाइफ से उन चीज़ों को बाहर करना है, राइट। उन चीज़ों को क्या है राइट ऑफ करना है।
ठीक है। ए नंबर तो बोल दिया नॉट ड्यू टू। अगला है दोस्तों लॉस ड्यू टू TFN है, तो दोस्तों जितना हो सके गिल्टी पर्सन से रिकवरी करवानी है। ठीक है, अगर दोस्तों TFN से लॉस है तो गिल्टी पर्सन जो होगा उससे क्या जितना उसकी रिकवरी करवाओ, तथा सुपरवाइज़र ऑफिसर से भी रिकवरी करवा सकते हैं अगर उसका हाथ हुआ तो। दोस्तों एक तो जिसने मान लो लॉस किया है वो गिल्टी पर्सन हो गया, उससे रिकवरी करवा लो। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चलता है कि इसकी सुपरवाइज़र जो है सुपरवाइजिंग ऑफिसर उसका भी हाथ है, तो उससे भी क्या है आप रिकवरी करवा सकते हो। राइट, इसके अंदर दोस्तों 3 केस हैं। पहला दोस्तों जो पर्सन जिसने गिल्टी पर्सन है वो एयरफोर्स नेवी आर्मी नेवी एयरफोर्स से अगर बिलोंग करता है तो उसके लिए AABBCD CCDD करके 4 पॉइंट दिए गए हैं, वो अपनों ने डिस्कस करे थे। राइट दोस्तों, इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की है, लेकिन एक जो कच्चा चिट्ठा जो होता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने इंक्लूड करी है। राइट, तो दोस्तों पर्सन आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड है तो उसके लिए अलग नियम है। ठीक है, सो दोस्तों सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए 2-3 पॉइंट और दिए गए हैं, और दोस्तों नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए 2-3 पॉइंट और दिए गए हैं। राइट, तो ये हुआ दोस्तों ड्यू टू TFN और दोस्तों नॉट ड्यू टू TFN। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन दिए हुए थे। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जो इसके अंदर बातें हैं जो एक्सेप्शन के अंदर वो क्या इनसे थोड़ी सी हटके है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर एक बात बोल दी, अगर लॉस ट्रांजिट में हो जाए, ट्रांजिट का मतलब क्या है दोस्तों रास्ते में हो जाए, जैसे रेल से सामान आ रहा था, सी से आ रहा था, एयर रोड से आ रहा था, एयर से आ रहा था, रोड से आ रहा था, या कस्टडी ऑफ रेलवे, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा क्लेम एक्सेप्टेड इन फुल। दोस्तों अगर ऐसी चीज़ों से हो जाता है, अगर लॉस हो जाए दोस्तों ट्रांजिट में, रेलवे से, सी से, एयर से या रोड से, या दोस्तों रेलवे की कस्टडी से, सी पोर्ट की कस्टडी से, एयरपोर्ट की कस्टडी या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कस्टडी से गायब हो जाए, तो और दोस्तों फिर क्या है डिफेंस सर्विस एस्टीमेट उनको बोलती है कि भैया आप पूरा क्लेम वसूल करो। राइट, और दोस्तों क्लेम एक्सेप्टेड इन फुल, अगर क्लेम पूरा एक्सेप्ट हो जाता है, पूरा पैसा वसूल हो जाता है, तो नो फॉर्मल रिटर्न ऑफ इज़ रिक्वायर्ड, तो कोई भी आपको फॉर्मली राइट ऑफ करने की लॉस को क्या है ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बात मुझे समझ में आई, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लॉस अगर ट्रांजिट में हो जाए और दोस्तों कैरिंग एजेंसी जो एडमिट जो करती है क्लेम को वो कुछ हिस्से में करती है, पार्ट में करती है। ठीक है, लॉस ट्रांजिट में हो जाए तथा कैरिंग एजेंसी एडमिट्स द क्लेम इन पार्ट, मतलब पहले तो बोल दिया 1 नंबर में कि पूरा क्लेम कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि हमारी पूरी जिम्मेदारी थी, पूरा पैसा भर दिया। अब वो दोस्तों बोल दिया, अब उन्होंने क्या किया है कि क्लेम जो है पूरा पार्ट में किया है, पूरा उन्होंने नहीं किया। राइट, तो उस केस में क्या होगा, द रेजिडुअल लेस विल बी रेगुलाइज्ड ऑन लॉस स्टेटमेंट बाय द CFA कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन द नेट अमाउंट ऑफ लॉस। तो दोस्तों जो बचा हुआ लॉस की अमाउंट, मान लो 100 रुपये का लॉस हुआ था, ठीक है, 50 रुपये उन्हें भर दिए, बचे 50 रुपये को क्या करना है दोस्तों, आपको लॉस स्टेटमेंट बना के उसको राइट ऑफ करवाना है। तो यही बात इसके अंदर बोल दी, द रेजिडुअल लॉस विल बी रेगुलराइज्ड ऑन लॉस स्टेटमेंट बाय द CFA कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन द नेट अमाउंट ऑफ द लॉस। राइट, अब दोस्तों ट्रांजिट में खोने या लॉस के अलावा एंटी एक्सीडेंट का भी केस है। ठीक है, अब दोस्तों पहले बोल दिया कि आर्मी नेवी एयरफोर्स और वो लोग थे ड्यू टू TFN नॉट ड्यू टू TFN। ड्यू टू TFN में दोस्तों 3 केस बता दिए। फिर दोस्तों एक्सेप्शन के अंदर ये अपना बता दिया ट्रांजिट के अंदर लॉस होता है। फिर दोस्तों अब बता दिया कि एम्प्टी एक्सीडेंट का भी केस है। राइट, अब देखिए तो ट्रांजिट में खोने लॉस के अलावा एम्प्टी एक्सीडेंट का भी केस है। राइट, तो अब दोस्तों सिंपली जो स्टोर का लॉस है वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला सिंपल लॉस होगा आर्मी नेवी एयरफोर्स सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट या नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट कर दे, जो TFN के केस हैं। ठीक है, ये TFN के। नॉन TFN में तो दोस्तों आपको बता ही दिया। राइट, अब दोस्तों TFN से होगा तो ये 3 केस बनते हैं। ठीक है, सिंपल लॉस के अंदर ट्रांजिट के अंदर दोस्तों पूरा पैसा वसूल हो गया मान लो, या आधा पैसा वसूल हुआ तो इसको क्या है बाकी की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिटर्न ऑफ कर देगी। राइट, इसके बाद दोस्तों एम्प्टी एक्सीडेंट का केस आता है। दोस्तों एम्प्टी एक्सीडेंट का केस के अंदर क्या है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ लॉस स्टेटमेंट है दोस्तों, वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए क्या है हेल्ड अप रहते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ लॉस स्टेटमेंट्स हेल्ड अप फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स कि एम्प्टी एक्सीडेंट के केस जो हैं बहुत लंबे टाइम के लिए इनडेफिनिट पीरियड के लिए क्या है उनको हेल्ड अप रखा जाता है। ये दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि जो एम्प्टी एक्सीडेंट के केस हैं उनका मुकदमा दोस्तों सिविल कोर्ट में दर्ज होता है, और दोस्तों सिविल कोर्ट में मुकदमा जो है पेंडिंग रहता है, बहुत लंबे टाइम तक हियरिंग आती रहती है, तारीख पे तारीख चलती रहती है। राइट, और दोस्तों सिविल कोर्ट से कोई अवार्ड या कंपनसेशन आ जाए तो नेट लॉस निकाल कर एक्शन लेते हैं। राइट, तो पहले दोस्तों एक जर्नल बात कर दी, एम्प्टी एक्सीडेंट का केस होगा तो वो बहुत लंबे टाइम तक क्या है वो पेंडिंग रहता है, क्योंकि सिविल कोर्ट के अंदर उसका लिटिगेशंस चलते रहते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं। और दोस्तों से जब सिविल कोर्ट से क्या है अवार्ड या कंपनसेशन आ जाएगा तो नेट लॉस निकाल करके उस अमाउंट को क्या है दोस्तों हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं। राइट, देखो तो नेट लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, ग्रॉस लॉस माइनस अवार्ड ऑब्लिक कंपनसेशन इज इक्वल टू नेट लॉस। दोस्तों ग्रॉस लॉस मान लो आपको 500 रुपये का हुआ, ठीक है,
एक दोस्तों मान लो एक्स नाम की कोई आर्मी की गाड़ी थी, ठीक है, वाई नाम की गाड़ी दोस्तों कोई सिविल गाड़ी थी, ठीक है। तो टोटल लॉस दोस्तों इस आपस में मान लो भिड़ंत हो गई, तो आर्मी की गाड़ी को दोस्तों 500 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। ये केस दोस्तों चला गया सिविल कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों सिविल कोर्ट ने क्या अवार्ड या कंपनसेशन के रूप में दोस्तों थर्ड पार्टी जो वाई सिविल गाड़ी थी इससे बोल दिया तो 200 रुपये भर दे भैया, ठीक है। तो दोस्तों 500 रुपये का लॉस हुआ था गाड़ी का, 200 रुपये सिविल वाले से भरवा लिए, ठीक है। अब दोस्तों 300 रुपये बच गए, तो ये हुआ हमारा नेट लॉस। अब दोस्तों इस नेट लॉस को क्या है रिटर्न ऑफ करवाना है आपको, राइट। अब दोस्तों ये तो बोल दी कि एक जनरल बात एम्प्टी एक्सीडेंट हो गया, मान लो हाथों हाथ रिजल्ट आ गया किसी सिविल कोर्ट का, तब तो बात ठीक है। लेकिन दोस्तों हेयरिंग पे हेयरिंग आ रही है, इंडेफिनिट पीरियड तक क्या है ये चीज़ें पेंडिंग ना रहे, इसलिए 2 केस हमारे बाद में दिए गए हैं, ठीक है। कि एम्प्टी एक्सीडेंट के भी क्या है दोस्तों 2 केस हैं। पहला है दोस्तों एम्प्टी एक्सीडेंट के केस में बिना सिविल कोर्ट की जजमेंट आए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, लॉस को CFA राइट ऑफ कर देता है, ठीक है। दोस्तों दोबारा सुनिए, एम्प्टी एक्सीडेंट के केस में बिना सिविल कोर्ट की जजमेंट आए लॉस को CFA राइट ऑफ कर देता है, राइट। समझ में आ रही है दोस्तों बातें? एक सेकेंड, इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, एम्प्टी एक्सीडेंट के केस के अंदर बिना सिविल कोर्ट की जजमेंट आए लॉस को CFA राइट ऑफ कर देता है। ऐसा क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि जजमेंट को आने में सिविल कोर्ट के कई बार बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, राइट। वो दोस्तों केस इनडेफिनिट पीरियड तक ना अटका रहे, इसलिए दोस्तों CFA क्या है उसको राइट ऑफ कर देता है। नंबर 1 बात। दूसरा देखिए दोस्तों, यदि लॉस रेगुलराइज हो जाने के बाद सिविल कोर्ट का कोई कंपनसेशन या अवार्ड कर दें, ठीक है। अब दोस्तों पहले पॉइंट में बोल दिया कि भैया जजमेंट आए या ना आए आप तो सर राइट ऑफ कर दो, ठीक है, कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी सैंक्शन है उसको राइट ऑफ करने के लिए। दूसरा बोल दिया, मान लो दोस्तों लॉस रेगुलराइज हो गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन दे दी, सारा काम हो गया, उसके बाद दोस्तों 6 महीने 2 साल बाद क्या है कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया, ठीक है। तो उन्होंने दोस्तों क्या ये 200 रुपये क्या है अवार्ड दे दिया, कंपनसेशन दे दिया, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों 500 रुपये क्या था जो लॉस था उसको मैंने रेगुलराइज करवा लिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों साल बाद 200 रुपये का क्या अमाउंट वो तीसरी पार्टी को बोल दिया कि भैया तू 200 रुपये भर दे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, तो कोर्ट में दोस्तों तो वो जो अमाउंट होगी जो 200 रुपये होगी वो दोस्तों गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि दोस्तों तो 500 रुपये का जो खर्चा था वो दोस्तों सरकारी गाड़ी थी, राइट, सरकारी ड्राइवर था, हर चीज़ दोस्तों सरकारी थी, तो सरकार ने क्या 500 रुपये में रिपेयरिंग उसकी करवा ली, लॉस रेगुलराइज करवा दिया, ठीक है। अब दोस्तों जो 500 रुपये का खर्चा जो गवर्नमेंट का बाद में आया था उसमें से 200 रुपये की भरपाई होगी, तो वो उसको हम क्या है गवर्नमेंट के खाते में डाल देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो देखिए दोस्तों वो अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कोर्ट की जजमेंट जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से कॉन्ट्ररी आ जाती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोर्ट की जजमेंट का मतलब सिविल कोर्ट की जजमेंट। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या होती है दोस्तों, यूनिट कंसर्न के अंदर है, आर्मी नेवल एयरफोर्स के जो लोग हैं उनके यूनिट कंसर्न के अंदर जो दोस्तों उनका जो महकमा है वो दोस्तों डिपार्टमेंट है जो डिफेंस का, उनके द्वारा उनके लोगों के द्वारा की जाती है। अब दोस्तों इनमें कॉन्ट्रेरी क्या होता है, मतलब पहले दोस्तों कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब हुई आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर उन्होंने बोल दिया कि लॉस जो था वो नॉट ड्यू टू TFN था, ठीक है। अब दोस्तों बाद में कोर्ट का जजमेंट आया कि भैया ये तो TFN से था, तो दोस्तों उस केस के अंदर जो भी लॉस स्टेटमेंट पहले फाइनलाइज हमने कर दिया था पहले उसको रीओपन हमें नहीं करना है, राइट। क्योंकि दोस्तों चीज़ों को क्या सॉर्ट आउट हमें करना है, राइट। दोस्तों आर्मी नेवी एयरफोर्स जो डिफेंस सर्विसेज हैं वो स्मूथली काम कर सके इसलिए उनको और अच्छे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, भले ही उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कुछ भी हुई हो, बाद में सिविल का कोर्ट का जजमेंट कुछ भी आया हो, एक बार जो लॉस स्टेटमेंट फाइनलाइज हो गया वो फाइनलाइज हो गया, ठीक है। अगर कोई सिविल कोर्ट अवार्ड या कोई कंपनसेशन देती है तो भैया उसको गवर्नमेंट के खाते में पैसा जमा करवा दो, बात खत्म वहीं पे, ठीक है। तो समझ में आ रही है दोस्तों बातें, कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं आपसे। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए दोस्तों 7 नंबर पॉइंट में लॉस ऑफ स्टोर अपनों ने पढ़ रहे थे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों सिंपल लॉस पढ़ लिया, फिर दोस्तों हमने लॉस इन ट्रांजिट पढ़ लिया, फिर दोस्तों हमने एम्प्टी एक्सीडेंट पढ़ लिया। अब दोस्तों एक प्रकार का और लॉस भी बचता है, और वो कौन सा है दोस्तों, लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों ऐसी प्रॉपर्टी जो हिल डुल नहीं सकती हो, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, डिफेंस सर्विसेज की बिल्डिंग्स हो सकती है दोस्तों, कोई भी दोस्तों ब्रिजेस हो सकते हैं, और दोस्तों इनमें लॉस कैसे होगा, बाई फायर और अदर रीजन्स, राइट। तो दोस्तों जो लॉस या डैमेज की वैल्यू निकाली जाएगी उसमें से इंश्योरेंस कंपनी से अगर कोई क्लेम लिया है तो उसको टोटल लॉस से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस लाइन का लिखने का मतलब मेरा ये था कि अगर कोई डिफेंस सर्विसेज की बिल्डिंग है, कोई ब्रिजेज है दोस्तों, उनमें मान लो किसी भी रीजन से उसमें लॉस हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मान लो 500 रुपये का डैमेज था, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी ने मान लो 100 रुपये इसको दे दिए क्लेम के तौर पे, ठीक है। तो नेट लॉस दोस्तों 400 हो गया, ठीक है।
नेट लॉस 400 हो गया, ये इंश्योरेंस नहीं दे दिया, ये दोस्तों मेरा ग्रॉस लॉस था। ठीक है, तो ये बोल रहा है दोस्तों ये 100 रुपये जो है ये इसमें से नहीं घटाने हैं आपको दोस्तों, 500 रुपये का जो लॉस स्टेटमेंट है उसी को राइट ऑफ करवाना है। ठीक है, तो आपका नेट लॉस दोस्तों कुछ नहीं है, नेट लॉस भी आपका 500 ही माना जाएगा, भले ही इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया हो। राइट, अब दोस्तों इसके अंदर भी 2 केस हैं, और डिफेंस सर्विसेज की बिल्डिंग जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस जो है, उसमें भी 2 केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं दोस्तों, कौन कौन सी दिए गए दोस्तों, एक्टिव ऑपरेशंस के एरिया में एनिमी से कोई भी दोस्तों एक्टिव ऑपरेशंस का एरिया, मान लो बॉर्डर के पास का एरिया है, वहाँ पे दोस्तों एनिमी ने क्या कर दिया, बिल्डिंग या रोड को क्या है लॉस या डैमेज दे दिया। ठीक है, तो उस केस में दोस्तों लॉस स्टेटमेंट तथा CFA की सैंक्शन नॉट नेसेसरी, ये दोनों चीज़ें। राइट, अगर दोस्तों बिल्डिंग्स या रोड्स हैं, कोई एनिमी से क्या है दोस्तों एक्टिव ऑपरेशंस के एरिया में उनको लॉस या डैमेज हो गया, तो उस केस के अंदर दोस्तों क्या आपको लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करना है तथा CFA की सैंक्शन नहीं लेनी है। ठीक है, वो दोस्तों OC के एकमात्र स्टेटमेंट पे क्या, ऑफिसर इंचार्ज के एकमात्र स्टेटमेंट पे क्या वो चीज़ें रफा दफा हो जाती है। दूसरा दोस्तों आउटसाइड द एक्टिव ऑपरेशन एरिया अगर है लॉस हुआ है तो उसके अंदर दोस्तों बोर्ड का गठन होगा, द बोर्ड विल बी कन्वीन्ड, एंड दोस्तों जो भी बोर्ड की रिकमेंडेशन होगी, जो भी बोर्ड आगे कार्रवाई करेगा उसके हिसाब से चीज़ों को क्या है सॉर्ट आउट किया जाएगा। राइट, ये वो दोस्तों 7 नंबर। 8 नंबर पे चलिए, लॉस ऑफ पब्लिक मनी। अब दोस्तों पहला हमने पढ़ लिया लॉस ऑफ स्टोर्स, ये सारी बातें पढ़ ली लॉस ऑफ स्टोर के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों पर लॉस ऑफ पब्लिक मनी। दोस्तों पब्लिक मनी का लॉस कैसे होता है, दोस्तों पब्लिक मनी के लॉस का मतलब कैश के साथ साथ दोस्तों कुछ और बातें भी दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत की 2 बातें मैंने इंक्लूड करी, इररिकवरेबल पर्सनल एडवांसेज मेड टू इंडिविजुअल्स नॉन लॉन्गर इन गवर्नमेंट सर्विस। दोस्तों गवर्नमेंट सर्विस के अंदर कोई लोग नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, और दोस्तों आपने कुछ उनको एडवांस दे दिया, पैसा दे दिया, और वो दोस्तों उनकी रिकवरी जो है दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दैट आर इररिकवरेबल। राइट, तो उस केस में दोस्तों क्या है पब्लिक मनी का लॉस हो गया। अगला दोस्तों ओवर पेमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस मेड टू इंडिविजुअल्स नो लॉन्गर इन गवर्नमेंट सर्विस। दोस्तों कोई गवर्नमेंट सर्विस में थे, ठीक है, और दोस्तों अब नहीं है वो। राइट, तो उनको दोस्तों ओवर पेमेंट हो गया उनके पे एंड अलाउंसेस का, और दोस्तों आप उनको क्या है रिकवर नहीं कर सकते, तो उस केस में वो भी क्या है दोस्तों पब्लिक मनी के लॉस माना जाएगा। राइट, और भी दोस्तों बातें थी वो मैंने इंक्लूड नहीं करी है। राइट, 9 नंबर देखिए दोस्तों, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ विड्रावल्स ऑफ मनी फ्रॉम ट्रेजरीज कनेक्टेड विद द डिफेंस सर्विसेज पेमेंट। अब दोस्तों लॉस हुआ है, कहाँ पे लॉस हुआ है दोस्तों, मनी को निकालते टाइम, ऑन अकाउंट ऑफ विड्रावल ऑफ मनी फ्रॉम ट्रेजरीज कनेक्टेड विद द डिफेंस सर्विस पेमेंट। दोस्तों कई बार क्या होता है, कई बार क्या बोल दो आप, जनरली आप देखो डिफेंस सर्विसेज की दोस्तों पेमेंट करने के लिए कुछ ट्रेजरीज ऑथराइज हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों ट्रेजरीज से जब पैसा निकला है वहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है, राइट, सिविल अथॉरिटी की वजह से हो सकती है, राइट, मे भी डिफेंस सर्विसेज अथॉरिटीज़ की वजह से हो सकती है, तो वहाँ पर दोस्तों अगर कोई गड़बड़ हुई है, कोई कैश का लॉस हुआ है, कोई पब्लिक मनी का लॉस हुआ है, तो उस केस के अंदर क्या होगा। राइट, दोस्तों जब भी कुछ ऐसा होता है तो सिविल अथॉरिटीज़ विल कैरी आउट द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन अंडर देयर ओन प्रोसीजर। तो दोस्तों जो सिविल अथॉरिटी होगी वो दोस्तों ट्रेजरी की अथॉरिटी होगी, अपना खुद का दोस्तों प्रोसीजर करवा के वो क्या है इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है, तथा रिजल्ट को दोस्तों जो भी जी उसकी फाइंडिंग्स होगी, जो भी रिजल्ट आएंगे, या यदि दोस्तों तथा यदि कोई रेस्पॉन्सिबल के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया है तो उनको दोस्तों जो डिफेंस सर्विसेज की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं उनको इंटीमेट किया जाएगा। राइट, ताकि दोस्तों वो क्या कर सके लॉस स्टेटमेंट बना सके, और दोस्तों इन सब का इंटीमेशन जो है PCD CDO को भी दिया जाएगा। राइट, समझ में आई दोस्तों बात, एक बार दोबारा सुनिए। अगर दोस्तों ट्रेजरी के अंदर कोई विड्रावल के करते टाइम कोई गड़बड़ हो जाती है तो सिविल अथॉरिटी अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करके इन्वेस्टिगेशन करेगी, तथा दोस्तों जो भी उसकी फाइंडिंग्स होगी या कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा जिसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया गया हो, जिसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया गया हो, तो वो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है डिफेंस सर्विसेज को बताएंगे। राइट, डिफेंस सर्विसेज की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को क्यों बताएंगे दोस्तों, ताकि वो लॉस स्टेटमेंट इसका प्रिपेयर कर सके, और दोस्तों ये सारी जानकारी भी क्या PCD CDO को दे दी जाएगी। राइट, समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। अब दोस्तों इसके अंदर भी 2 केस हैं। ठीक है, पहला देखिए, वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस हैज़ बीन फिक्स्ड एंटायरली ऑन द ट्रेजरी अथॉरिटी। दोस्तों सारा इल्ज़ाम जो था वो सिविल अथॉरिटी जो ट्रेजरी की अथॉरिटी उन पे आ गया मान लो। ठीक है, द लॉस विल बी रिटर्न ऑफ बाय द CFA इन कंसल्टेशन विद हिज फाइनेंशियल एडवाइजर विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। द एंटायर अमाउंट रिकवर्ड रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों अगर सिविल अथॉरिटीज़ पे सारी बात आ जाती है, ट्रेजरी अथॉरिटी पे सारी बात आ जाती है, तो CFA जो है लॉस को रिटर्न ऑफ कर देगा फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंकरेंस से, और दोस्तों जो भी एंटायर अमाउंट जो रिसीव होगी रेस्पॉन्सिबल पर्सन से उसको गवर्नमेंट के खाते में क्या डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, दूसरा केस है इसका, वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस हैज़ बीन पार्शियली टोटली एलीज्ड बाय द सिविल अथॉरिटीज़ ऑन द डिफेंस अथॉरिटी, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल बी कैरिड आउट एज पर द रूल 165। राइट, अगर दोस्तों सारी जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लॉस की, अगर सिविल अथॉरिटी ने दोस्तों क्या एलीज कर दिया, एलीज का मतलब क्या, एलिगेशन लगाना डिफेंस अथॉरिटी पे, तो सारा इन्वेस्टिगेशन दोस्तों जो रूल नंबर 165 अपनों ने पढ़ा था उसके हिसाब से क्या है कैरिड आउट हो जाएगा। राइट 10 नंबर देखिए दोस्तों, लॉसेज इन ऑफिसेज एट आर्मड फोर्सेज हेडक्वार्टर। अब दोस्तों आर्मड फोर्सेज हेडक्वार्टर के अंदर क्या है, लॉस को रेगुलराइज कराने का थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसीजर डिटेल्ड। अब दोस्तों जो भी बातें अपनों ने पढ़ी हैं, शेल नॉट अप्लाई टू लॉस वेदर ऑफ पब्लिक मनी और स्टोर्स इन द ऑफिसेज ऑफ द आर्मड नेवल एयर हेडक्वार्टर्स। दोस्तों आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो भी प्रोसेस पड़ा है, भले ही पब्लिक मनी का हो या स्टोर का हो, वो सारे नियम क्या है, कानून जो है वहाँ पे लागू नहीं होते। राइट, ऑल केसेस ऑफ लॉसेज इन दीज ऑफिसेज शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस। दोस्तों सारे जो लॉस जो केस होंगे इन हेडक्वार्टर्स के अंदर, वो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, उनका हेड ऑफ द ऑफिस। राइट, एंड सबमिटेड फॉर ऑर्डर्स टू द MOD इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। और दोस्तों ये सारे जो ऑर्डर हैं सबमिटेड फॉर ऑर्डर्स टू द MOD, ये सारे ऑर्डर जो है दोस्तों MOD को क्या है सबमिट कर दिए जाएंगे। राइट, सबमिटेड फॉर ऑर्डर्स टू द MOD इररिस्पेक्टिव द अमाउंट एंड द कॉज ऑफ द लॉस। दोस्तों जो भी लॉस स्टेटमेंट होगा, जो भी सारी बातें होगी वो सबमिट कर दी जाएगी दोस्तों MOD को, ताकि वहाँ से कोई दोस्तों ऑर्डर आ सके। राइट, MOD दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इनको ऑर्डर देगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट एंड द कॉज ऑफ द लॉस। दोस्तों जो भी लॉस का कॉज रहा हो, जितनी भी अमाउंट इन्वॉल्व हो, राइट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, MOD के पास वो जाएगा केस। राइट, तो ये हुआ दोस्तों 10 नंबर पॉइंट कंप्लीट। और 10 नंबर पॉइंट के अंदर दोस्तों मैंने आपको सारे 10 पॉइंट के अंदर पूरे चैप्टर का जो है क्रक्स आपको रिवाइज करवा दिया। राइट, फिर भी दोस्तों डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। PDF चाहिए तो दोस्तों PDF SAS एग्ज़ाम आप देख सकते हो टेलीग्राम पे। एक दोस्तों PDF SAS एग्ज़ाम है, एक PDF SAS एग्ज़ाम ग्रुप है, पीछे लगा दोगे तो चैनल भी आपको इसका मिल जाएगा। ग्रुप और चैनल दोस्तों दो अपने इसके अंदर अवेलेबल है टेलीग्राम के अंदर। राइट, तो ये दोस्तों वीडियो यहीं रिप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।